तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आ गया हूँ ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस के तीसरे दिन के सेशंस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो है हमारे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आज हम जानेंगे किस तरह ब्रिटिश से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो फाइटिंग हुई थी वो हुई, और किस तरह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस फाइनली बना, और क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या किस तरह से एक कमेटी बनाया गया, किस तरह से इसका नियम हुआ, कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम आए, जो होगा सारा कुछ आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे शुरुआत में ही लिखा है जैसे कि हमारा डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो लिखा क्या है, इट वॉज द फर्स्ट इन 1934 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट फॉरवर्ड बाय द एम एन रॉय। सबसे पहला बार हुआ कि 1934 में जो एम एन रॉय जी थे, जो जिन्हें एक पायोनीर बोला जाता था कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने सबसे पहला बार एक डिमांड किया ब्रिटिश के सामने कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएगा। और 1935 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड किया गया जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाएगा। एक असेंबली ऐसा बनाना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो क्या बोले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस को हम एक अपने देश का फ्री इंडियन लोगों के मतलब एकदम फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएंगे। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बनेगा उसमें किसी भी बाहरी आदमी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो खुद हम बनाएंगे, आप लोगों को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना है। ये किससे बोला गया? अंग्रेजों से बोला गया। और इसमें क्या लिखा है कि एंड द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। और फाइनली जो डिमांड ये किया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। कब एक्सेप्ट किया गया था? अगस्त ऑफर में 1940 में। 1940 में एक अगस्त के समय में एक ब्रिटिश ने ऑफर दिया था कि आप लोग ये कार्य करेंगे तो उसमें आपको हम लोग आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे। इसी को मानते हुए वो लोग ने फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया। और 1942 में उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से एक ऑफिसर थे, जिनको एक कैबिनेट के एक ऑफिसर थे कैबिनेट में के, उनको इंडिया भेजा और उनको एक प्रपोजल बनाया कि आप एक ऐसा टाइप का इनको बना के दे दीजिए कि उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशंस हो। तो उस जो क्रिप्स प्रो जब वहाँ पे गए तो एक प्रपोजल मतलब उनको एक बना के दे दिए कि इस अंतर्गत तुम लोग बना लो। लेकिन जो प्रपोजल वो बनाए थे, जिस हिसाब से वो बोले थे कि आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, उस टाइप कर लो, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के जो अपना करना चाहे कर सकते हैं। तो ये जो क्रिप्स जो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जिस हिसाब से बताए थे कि आप लोग करिएगा, उसको जो मुस्लिम लीग थे उसको मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर दी। बोले कि नहीं, देखिए आप जिस प्रकार बोल रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, वैसा हम लोग को नहीं चाहिए, उस तरह का हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा दो कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली बने जो दो अलग स्टेट का होगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक दो इंडिया और पाकिस्तान का बात किया जा रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारा दो होना चाहिए। मुस्लिम लीग बोल रही है कि इन मुस्लिम लोगों का अलग बने, हिंदू लोगों का अलग बने, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो क्या हुआ कि इसको कैबिनेट मिशन के पास दोबारा इसको फाइल को भेज दिया, बोला कि कैबिनेट मिशन के पास भेज दिया और इसको दोबारा से करवाने के लिए बोला गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बोला कि हमको कुछ आपके लोगों के कोई स्कीम लगा देंगे। वो लोग क्या कि इसको इसमें कोई स्कीम लगा के दोबारा इसी को ही लागू कर दिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा और उसी से जो भी होगा वो होगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कॉम्पोजिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉम्पोजिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। और जैसे कि उसमें बताया गया था, कैबिनेट मिशन एक स्कीम टाइप में दे दिया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया गया। बनने क्या उसमें उसका मेन जो फीचर्स जो क्या था, उसका जो मेन फीचर्स था, जो इसकी कैबिनेट मिशन जो लाई थी, उसका मेन उसमें का फीचर्स क्या हुआ था कि लिखा गया था इसमें, वो लिखा था कि जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा उसमें टोटल जो उसका लोग होंगे वो 389 लोग हैं। यानी कि 389 उसमें टोटल मेंबर होंगे, जिसमें से 290 सीट्स
296 ब्रिटिश इंडिया के होंगे, यानी कि जो इंडिया के अंदर में है, जो ब्रिटिश के अंडर में है, उसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दिया जाएगा और बाकी 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स वो हैं जिसके जो स्टेट अभी भी राजा महाराजाओं के अंडर में था, और तो 93 सीट्स उनको दिया जाएगा। और 296 सीट जो ब्रिटिश इंडिया को दिया गया है, उसमें से 292 सीट को निकाल के, जिसमें से 11 गवर्नर को प्रोविंस में दिया जाएगा, हर स्टेट में दिया जाएगा, और 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर, और 4 दिया जाएगा जिसमें से 4 चीफ कमिश्नर होंगे और हर प्रोविंस से दिया जाएगा। और दूसरा वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स were to be allotted seat in the proportions of their respective populations, और हर इस प्रिंसली स्टेट्स और जितने प्रोविंस होंगे, प्रोविंस यानी कि नॉर्मल जो स्टेट हम लोग का है, हर स्टेट और जितने प्रिंसली स्टेट्स होंगे उन सबको जो सीट्स होगा वो एक प्रोपोर्शनल उनके, यानी कि उनके पॉपुलेशंस के हिसाब से सीट्स को बांटा जाएगा। जैसे कि हर 1 मिलियन पे 1 सीट्स, यानी कि हर 10 लाख पे एक सीट एक एरिया को दिया जाएगा। Seats allocated to the British province were to be divided among the 3 principal community, और जो सीट बांटा जाएगा वो 3 कम्युनिटी में बांटा जाएगा, मुस्लिम, सिख और जनरल, इन द प्रोपोर्शंस ऑफ देयर पॉपुलेशंस के हिसाब से सीट्स का बंटवारा किया जाएगा कि मतलब जहां मुस्लिम होंगे ज़्यादा, जहां सिख होंगे उस हिसाब से, मतलब जहां जिस हिसाब से जिसका पॉपुलेशंस होगा, जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उस हिसाब से वहां उस टाइप के कम्युनिटी के बेस्ट में सीट को अलॉट किया जाएगा। चौथा नंबर लिखा गया है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी वेर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी डन बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। और जो रिप्रेजेंटेटिव उठेंगे, जो इलेक्शंस के लिए उठेंगे, इसमें सेलेक्ट होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बनने के लिए, जो भी उस समय वहां से उठेंगे वो क्या होंगे, अपने कम्युनिटी से बनेंगे और उन्हीं के कम्युनिटी से उनको वोट दिया जाएगा। और वोट देने के जो बाद होगा कि जो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से यहाँ होगा, यानी कि जैसे हम लोग का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी होता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उस टाइप का वोट में उनको डायरेक्टली इसमें किया जाएगा। और जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको डायरेक्टली, जो वहाँ के प्रिंसली स्टेट के हेड होंगे, डायरेक्टली उसको वो नॉमिनेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होगा, ये डायरेक्टली नॉमिनेशंस होगा। इससे ये पता चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, बने थे, वो 2 प्रकार के बने थे। एक थे मान लीजिए हमारा जो नॉमिनेटेड मेंबर थे जो प्रिंसली स्टेट से आए थे, और एक 6 इलेक्टेड मेंबर जो हमारे प्रोविंस से आए थे, यानी कि हमारे ब्रिटिश इंडिया के जितने स्टेट्स थे वहां से आए थे। ठीक है, तो अगले पेज में हमारा लिखा गया है कि The elections of the Constituent Assembly for the 296 of the British Indian province were held in July-August 1946। 296 सीट्स जो थे ब्रिटिश इंडिया का, वो जुलाई अगस्त में हुआ था 1946 में, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिला और मुस्लिम लीग को 73 सीट, एंड द स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट रिमेनिंग द 15 सीट्स। और जो ये होते हैं, जो निर्दलीय होते हैं, उनको 15 सीट्स मिला था। और 93 सीट्स तो डायरेक्टली प्रिंसली स्टेट को दिया गया था, जो फुल्ली नॉट फील्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो 93 सीट्स जो था वो फुल्ड ही नहीं किया गया, यानी कि भर्ती ही नहीं वो लोग किए। वो लोग चाहते थे कि नहीं नहीं, हम लोग आप लोग के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे ही नहीं, हम लोग अलग अपना देश में भाई रहेंगे, इसलिए वो लोग उस समय आए ही नहीं थे। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of the adult franchise, the assembly comprised representative of the all section of Indian society: Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Anglo-Indians, Indian Christians, STs, including among all the sections. The assembly included all the important personality of the Indian at the time, with the exceptions of Mahatma Gandhi. और जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर थे उसको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया गया उसमें से, लेकिन जो मान लीजिए जो आए थे वो डायरेक्टली एक हिसाब से लोग से चुन के ही आए थे,
डायरेक्ट नहीं चुने थे, उसमें जाके दोबारा इलेक्शंस हुआ, एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से नहीं हुआ था। लेकिन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो हर जाति के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियन थे, हर जाति के थे। और जितने जो मेंबर्स बने थे, पर्सनालिटी, अच्छे अच्छे पर्सनालिटी के लोग थे, और सारे लोग जो थे वो सारे महात्मा गांधी के मतलब अंडर में ही थे, वो सब महात्मा गांधी के ऑर्डर को ही मानते थे। ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे करता था, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें क्या करता था कि देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रखा गया था, जिसको मुस्लिम लीग बॉयकटेड द मीटिंग इंस्टेड ऑफ द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम लीग आया ही नहीं था, वो बॉयकट कर दिया मीटिंग को, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। कि इसलिए कि वो चाहता था कि हमको भाई पाकिस्तान अलग चाहिए। द मीटिंग वाज दस अटेंडेड बाय द 211 मेंबर, 211 मेंबर उसमें आए थे, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद थे और बहुत सारे पुराने मेंबर, प्रेसिडेंट असेंबली and as a temporary elected as a president of that assembly following the French practice। उसमें से डॉक्टर सचिन 211 मेंबर उस मीटिंग में टोटल आए थे, जिसमें से जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको एक बहुत ही मतलब पुराने मेंबर थे, इसीलिए उनको टेम्प्रोरी बेसिस पे एक प्रेसिडेंट बना दिया गया उस असेंबली का। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, और ऐसे ही एससी मुखर्जी और वीटी कर्मचारी को भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। ऑन द अदर वर्ड असेंबली वेयर टू है वाइस प्रेसिडेंट, और जैसे कि बोला जाए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें एक प्रेसिडेंट थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसी में ना 13 तारीख को 9 तारीख को वो मीटिंग हुआ था। ठीक है, जो मीटिंग हुई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 तारीख को हुआ था, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव टू द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ऑफ द बे इन असेंबली एंड इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस 13 दिसंबर को क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस लाए, जो डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन फंडामेंटल था, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का। अगर बहुत ही आसान भाषा में अगर बोला जाए कि जैसे कि मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना था। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा बनाना था, तो आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे बनाने का कारण क्या है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम हम लिखेंगे वो नियम क्यों लिखेंगे, उसी नियम क्यों लिखने का जो मेन कारण है वो इस ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस में लिखा गया है। यानी कि अगर इसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने में मान लीजिए है आप लोग को मना है कि अगर आप बॉल जोर से मारते हैं, अगर दीवार के पार गई तो आपको आउट हो जाना है। ये एक मान लीजिए नियम बना है। ठीक है, ये नियम मान लीजिए एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है कि दीवार के पीछे मारने से आप आउट हो जाएंगे। आखिर ये जो नियम लिखा गया है दीवार के पीछे मारने से आउट हो जाएंगे, क्यों लिखा गया है? क्योंकि दीवार के पीछे एक शीशे का घर है, अगर बॉल जाएगा तो वो शीशा फूट जाएगा। तो ये जो कारण लिखा गया है, नियम बनाने का जो कारण है, क्यों नियम बनाया गया है, वही कारण हमारे ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस में लिखा गया है। यानी कि बोला जाए तो मेन जो हमारे नियम, जितना हमारा मेन जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने का जो लक्ष्य है, हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशंस अपना बना रहे हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन जो रीजन पूरा है, वही हमारे इस ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस में लिखा गया है। यही जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का हर चीज चेंज हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, तो यही है वो बेसिक स्ट्रक्चर। और इसी ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस को बाद में जाके हम लोग प्रियम्बल के भी नाम से जानते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस को ऑल ओवर मिला के डायरेक्टली प्रियम्बल बोल दिया गया। तो एज ए बहुत जगह ये भी बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या प्रियम्बल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है? जी हाँ है।
हमारा प्रियम्बल का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल है, लेकिन कब तक है? क्योंकि जब तक ये ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको मैं एक अच्छा सा एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें पूरा अच्छी तरह से आप इसको बारे में जान जाएंगे कि आखिर कैसे हमारा ये पार्ट है कि नहीं है। ये पार्ट है था, लेकिन अब ये पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फाइनली बोला जाए तो इसमें ऑल ओवर बहुत सारा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, बाकी इसको पढ़ने के बाद ही बताएंगे। तो आज का हम जो भी पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन में, चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है the constituent assembly declares its declare its firm and solemn to resolve the proclaim as a independent sovereign republic and draw up her future and governance of India। यानी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इस तरह से एक हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियम बनाएगी, जो जिसका मेन हमारा एक इस तरह का हम मेन एक संविधान बनाएंगे, जो हमारे संविधान हमारा एक रिपब्लिक यानी कि पूरे इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक गवर्नेंस बनाए, एक नियम बनाए जो हमारा डायरेक्टली किसी को भी इंटरफेयर कोई ना कर पाए। यानी कि हमारा जो नियम बने, यानी कि कोई अगर काम हम करना चाहे, कोई डिसीजन लेना चाहे तो उसमें सिर्फ हमारा डिसीजन हो। यानी कि किस देश में हमसे लड़ना है, किस देश से हमको नहीं लड़ना है, कहाँ कि हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये होने का हमारे पास ही ये पावर होना चाहिए। यानी कि सब लोगों के पास ये पावर होना चाहिए हमारे देश के अंदर के। दूसरा में लिखा है वेर इन द टेरिटोरीज दैट नाउ comprises in British India the territories that now form the Indian states and such other part of the India are outside the India, the state were as well as to the territory as willing to constitute into an independent sovereign India shall be union of them all। यानी कि इसमें कि बोला गया है कि जितने हमारे अगर जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स अभी मिल के ब्रिटिश इंडिया बनाए हैं और जो स्टेट्स मिल के आगे चल के हमारा देश इंडिया का स्टेट हम लोग बनाएंगे, जो हमारा इंडिया बनेगा वो, और साथ ही साथ आगे चल के कोई भी हमारे देश में आगे कोई भी स्टेट चाहे आके हमारे स्टेट यानी देश को ज्वाइनिंग कर सकता है। और ये तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, यानी कि उस पे ऊपर सेकंड नंबर पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी कि हमारा देश बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के स्टेटों से बना हुआ है। यानी कि कहीं कोई भी अगर स्टेट चाहे तो हमारे अंदर आके मिल सकता है। यानी कि बगल में जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय ये इसलिए बोला गया था क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो नहीं मिलना चाहते थे, तो इसमें ये इसलिए बताया गया कि अगर आप लोग चाहें तो हमारे अंदर में आके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में ये लिखा गया है कि यानी कि तीसरा में लिखा है कि जैसे कि जो हमारे जितने जो टेरिटरीज स्टेट हैं वो जो पहले से इसमें जो मतलब जिनका जो बाउंड्री है और आगे चल के जिस हिसाब से बाउंड्री को बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, वो जितना है वो डिसीजन हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लेगी वो इस हिसाब से लेगी जो उनके लिए बेहतर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को अगर ऑटोनोमस का स्टेटस देना होगा तो उसको भी वो डायरेक्टली स्टेटस दे देगी, जो उनके पावर को डायरेक्टली बिना कोई संदेह के वो अपना पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, और चौथा में लिखा है कि वेयर इन ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर डेराइव्ड फ्रॉम द पीपल। All the power and authority of the sovereign independent India, its constituent part and organs of the government are derived from the people। और जितने हमारे सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है जो गवर्नमेंट होंगे वो सारे हमारे लोग के द्वारा ही बनाए जाएंगे। यानी कि जो हमारे लोग होंगे वही हमारे सरकार को बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में बात कर दिया गया कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर दिया गया कि जो भी इसमें किया जाएगा वो सारे हमारे लोग ही करेंगे। यानी कि और पांचों में लिखा है वेयर शेल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली इक्वली अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, पीपल ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशंस बिलीफ
वर्शिप, वोकेशंस, एसोसिएशंस, एक्शन, सब्जेक्ट ऑफ लॉ, मॉरलिटी। और इसमें डायरेक्टली एक उस तरह से एक सरकार बनाएगी जो सरकार सब लोगों की, और जो डायरेक्टली सरकार जो नियम बनाएंगे, और इस संविधान में हम लोग उस तरह से डायरेक्टली एक ऐसा नियम बनाएंगे जो गारंटीड करेगा, क्या चीज़ का गारंटी देगा, वो गारंटी देगा कि आप पीपुल के जो लोग होंगे उनके जस्टिस किस किस क्षेत्र में, सोशली में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकली में, और साथ ही साथ उनको इक्वालिटी भी दिया जाएगा। हर तरह से अपॉर्चुनिटी हो गया, जैसे कि जॉब में हो गया, एडमिशन्स में हो गया, या फिर हर सेक्टर में दिया जाएगा। उनको हर चीज़ का आज़ादी दिया जाएगा, आज़ादी सोचने का आज़ादी दिया जाएगा, एक्सप्रेशंस का दिया जाएगा, बिलीफ का दिया जाएगा, पूजा करने का दिया जाएगा। जहाँ जो चाहे आप, जिस चीज़ पे चाहे आप अपना आज़ादी मतलब दिखा सकते हैं। लेकिन wherever the adequate safeguards shall be provided for the minorities, backward and tribal and depressed other the backward classes। और साथ ही साथ जो हमारे बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ होंगे, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग होंगे, उनके लिए भी बहुत सारा हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे, जिनमें उनको उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षित के लिए ऐसा ऐसा नियम बनेगा जो उनको सुरक्षित करके रखेगा। यानी कि उनका जो आगे चल के उनको कोई कठिनाइयाँ नहीं होगा, उनके कल्चर को कोई हानि नहीं होगी, उस प्रकार का हमारे इसमें नियम निकलेगा। वेयर सेल में, जैसे कि आज हम लोग ये जो 6 नंबर पॉइंट है, इसको देख के हम लोग आज भी जान सकते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को आखिर क्यों जितने ये सब रिजर्वेशंस वगैरह जो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। इसी कारण दिया जाता है क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उनको बराबर लाना था हमारे देश, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि इक्वलिटी सबको करना है, और इक्वलिटी लाना है तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको साथ में लाना ही होगा। इसी कारण एक हिसाब से बोला जाए तो रिजर्वेशन सही भी है। ठीक है, देखिए आज अगर आप सोचते हैं कि मान लीजिए कि आज अगर रिजर्वेशन सही नहीं है, मानते हैं क्योंकि अब लगभग सारे लोग बराबर हो गए, कि ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत सारा ऐसा बैकवर्ड क्लासेस है जहां आप देखिएगा वहां सही से बिजली तक नहीं आती, जहाँ के लोगों को अभी तक ये पता नहीं हो कि डोमिनोज नाम का भी कोई पिज़्ज़ा होता है, बर्गर होता है, इस टाइप को उनको नहीं पता है। 7 नंबर लिखा है, वेयर टू बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड सॉवरेन राइट ऑफ लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ द सिविलाइजेशंस। और ऐसा हम नियम बनाएंगे जहां हर लोगों का सिविल टेरिटरी, एक स्टेट्स का मानी कि जो बाउंड्री होगा उस पर अच्छे से पूरा ध्यान दिया जाएगा, समुद्री जो बाउंड्री होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा, और जो भी कार्य किया जाएगा एकदम कानूनी के हिसाब से किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। द एंशियंट लैंड अटेंड द राइटफुल एंड ऑनर प्लेस्ड इन द वर्ल्ड एंड मैक्स इट्स फुल and willing contributions to the promotions of the world peace as well as the for welfare of the mankind। और इस तरह से मान लीजिए ये किया जाएगा, वर्ल्ड इस तरह के जितना पुराने ज़मीन जायदाद होंगे सबको इस तरह से मतलब कि लोग होंगे उस तरह से उनको दिया जाएगा, जो आगे चल के मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत ना हो, हर तरह से उनको बंटवारा सही से दे दिया जाएगा। एंड द रिजोल्यूशंस वाज अनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द जनवरी 22। और ये जो रिजोल्यूशंस था फाइनली अडॉप्टेड मतलब कर लिया गया 22 जनवरी 1947 में, और इट वाज इन्फ्लुएंस्ड एज इवेंचुअल शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द सब्सिक्वेंट स्टेज एंड इट्स मॉडिफाई द वर्जन ऑफ द फॉर्म द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। और फाइनली इसको 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसको बहुत सारे पार्ट्स में मतलब बना दिया गया, जिससे डायरेक्टली जो मेन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनना था इसी को देखते देखते कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इसको एक अलग वर्जन दे दिया गया जिसे हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा था इतना ही, आगे कल का क्लासेस में हम लोग बाकी का ये पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या था चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, ये कल के बारे में पढ़ा हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।